सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार में हमने मुस्बत पेशरफ देखी। 353 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग भी वहाँ पर हुई जब वहाँ एक हिस्से में आग लगी और वक्ती तौर पर वहाँ पर ट्रेडिंग और मार्केट को थोड़ा रोका भी गया। लेकिन फिर अच्छी बात ये थी कि फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड ने वहाँ पर पहुँच कर सूरत हाल पर काबू पाया और ट्रेडिंग दोबारा फिर शुरू हुई। और जब क्लोजिंग इंडेक्स हम सामने आया हमारे, तो 80,566 की सतह पर ये इंडेक्स क्लोज हुआ, जो कि एक खासी पॉजिटिव पेशरफ्त है। अब हफ्ते का चूंकि पहला कारोबारी रोज़ है, आगे किस तरह से पेशरफ जारी रहेगी और जब 80,000 से ऊपर ये इंडेक्स इस वक्त मौजूद है तो मजीद आगे कहाँ तक जा सकता है, कौन कौन से पॉजिटिव इंडिकेटर्स इस वक्त ऐसे इकॉनमी में मौजूद हैं जो मार्केट को मजीद ऊपर ले जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहती साहब, MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ पिछले कोई 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं, मार्केट मुसलसल ग्रो कर रही है। तो ये जो इस वक्त इसकी ग्रोथ है, ये लॉन्ग टर्म है, स्टेबिलिटी की तरफ मार्केट जा रही है, इसमें कहीं कोई बड़ी करेक्शन तो आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड नहीं है? देखिए, आई थिंक ये इस वक्त जो है मार्केट रिकॉर्ड हाई की तरफ जा रही है और कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन जो है वो देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग के स्ट्रॉन्ग अर्निंग अनाउंसमेंट आएंगे, स्पेशली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, क्योंकि बजट के अंदर 130 बिलियन मुल्तक कर चुकी है गवर्नमेंट के। वो डिविडेंड्स के फॉर्म में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस देंगी, जिसके अंदर ऑयल सेक्टर है। यूजुअली फुल ईयर की अर्निंग्स होती हैं, अच्छे अनाउंसमेंट्स होते हैं, तो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग पे आउट्स रिकॉर्ड होंगे इस बार। गवर्नमेंट जिसका बजट कर चुकी है, आगे जो है पॉलिसी रेट के अंदर भी कटौती होनी है, रुपी स्टेबल है। आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं, IMF को केटर करने के लिए आगे IMF का प्रोग्राम अप्रूव होगा, तो मार्केट काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट का रुख करेगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये कि इस वक्त जिस फेज़ में मार्केट है एहसन साहब, तो नए इन्वेस्टर मार्केट की तरफ अभी आ भी रहे हैं और आने वाले दिनों में भी मजीद आएंगे, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। देखिए, बिल्कुल इन्वेस्टर जो है हर तरफ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, लोकल इन्वेस्टर है। जाहिर है अच्छी तेजी मार्केट के अंदर होती है तो ज़ाहिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि जब डिविडेंड पे आउट्स इतने स्ट्रांग होंगे, आगे फॉरेन जो डिविडेंड जो रुके जा रहे थे ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो भी आपने देखा $1 बिलियन तक डिविडेंड्स निकल गए मई माह के अंदर। तो डायरेक्शन इस तरफ है कि पॉलिसी रेट के अंदर या इंटरेस्ट रेट के अंदर वक्त के साथ हमें कटौती नजर आएगी। इन्फ्लेशन फिगर्स जो है 12.6% आए, जो कि मुस्बत है। रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो गया 8% तक। तो जाहिर है काफी ज्यादा तवक्कुआत है कि आगे जो है पॉलिसी रेट के अंदर गिराव जो है उसका मोमेंटम कैरी होगा और जाहिर है ये मार्केट को सपोर्ट करेगा। और एज अब ये बैंकिंग सेक्टर या ऑयल सेक्टर या चंद एक और ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बेहतर इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इनकी ग्रोथ तो इस वक्त काबिल इत्मीनान है। लेकिन वो सेक्टर्स जो कि बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अब उनको अगर उठाना है तो उसके लिए फिर क्या प्रोसेस होगा? चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स का जो बोझ है ये कोई 10-15% ही सेक्टर्स इस वक्त लेकर चल रहे हैं। देखिए, यू आर राइट कि ब्लू चिप कंपनीज जो है वो लीड कर रही है मार्केट को। रियल स्टेट जो है थोड़ा वीक हुआ है। बजट के अंदर जो है फोकस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की अर्निंग पर नहीं था, यानी कि उन पर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, तो एक्सपोर्ट लेड कंपनी काफी इस वक्त प्रेशर के अंदर है। फोकस उन कंपनीज पर है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, जिनकी प्राइवेटाइजेशन आगे होनी है। और जाहिर इन्वेस्टर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो टाइमलाइन जो आउटलाइन दी है अगस्त के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली PIA प्राइवेटाइजेशन है, उसके बाद जो है 40 ऐसी लिस्टेड जो कंपनी है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, इनको किसी तरीके से प्राइवेटाइज करना है। काफी ऐसी कंपनी लिस्टेड भी हैं, जाहिर फोकस वहां पर है कि वो कंपनी को अगर प्राइवेटाइज किया जाएगा यानी कि सऊदी इन्वेस्टर्स को भी दिया जाएगा OGDC PPL के शेयर। आई थिंक मेनली वॉल्यूम जो है उन कंपनीज के अंदर है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं और जिनकी पे आउट्स एक्सपेक्टेड है अच्छे होंगे, और जिनकी प्राइवेटाइजेशन की भी जो कमिटमेंट्स है गवर्नमेंट ने कर चुकी है, फॉरेनर्स को भी कर चुकी है, लोकल इन्वेस्टर्स को भी कर चुकी है। और इसमें ज़ाहिर है जिस तरह गवर्नमेंट भी इस वक्त बता रही है कि इंटरेस्ट रेट को ग्रेजुअली कम करने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड भी है ये इस वक्त के इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो उससे फिर मजीद कितनी ग्रोथ मार्केट को मिल सकती है? ये 80,000 इस वक्त जो हम इंडेक्स को देख रहे हैं ये 85 और फिर 90 को भी टच कर सकता है जाके? देखिए, इस वक्त तो पॉलिसी रेट 20.5% है, बट हम 15% पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के अंदर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर हमें 15% इंटरेस्ट रेट आते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि मार्केट का जो लेवल था जो प्रिडिक्टेड है कि 1 लाख पॉइंट को क्रॉस करेगी, वो मोस्ट प्रॉब्ली 2025 के अर्ली क्वार्टर के अंदर हमें नजर आएगा कि वो जो हमारे जो प्रोजेक्शन है वो पूरी होंगी। मार्केट जाहिर एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी
तरफ जा रही है। गवर्नमेंट के डायरेक्शन ऐसे हैं कि बजट भी बढ़ा दिया 1.8 ट्रिलियन, साथ में हमने 18 ट्रिलियन, साथ में हमने देखा है कि जो टैक्स के रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स हैं वो भी पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस डायरेक्शन के अंदर डेफिनेटली इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्शंस हैं गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की वो भी पूरी होंगी। इससे सीमेंट सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, तमाम सेक्टर्स को जो है मोरलेस जो है वो अटेंशन मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, एमडी एंड सीईओ आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। बता रहे थे कि आज भी बड़ी बेहतर मुस्बत पेशरफ रही है मार्केट में, लेकिन हमने आज एक अफसोसनाक वाक़या भी देखा। जब कारोबार सुबह शुरू हुआ तो उस वक्त फिर आग लगने के एक वाक़े की वजह से तकरीबन 2 घंटे कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं और तमाम ब्रोकर्स के लिए भी कारोबार की सरगर्मियों को 1 घंटे के लिए मुअत्तल किया गया था। फ़ारूक खान जो कि सीईओ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनकी जानिब से फिर ख़ासतौर पर सहाफ़ियों से भी स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया की जानिब से माज़रत की गई, चूँकि कुछ सहाफ़ियों को वहाँ पर शिकायत हुई थी कि रवैया उनके साथ सही नहीं था। जहाँ पर आग लगी थी वहाँ ऊपर से शीशा गिर रहा था। बहरहाल फिर इन तमाम चीज़ों पर बेहतर अंदाज से काबू पाने की कोशिश की गई और स्टॉक मार्केट की सरगर्मियाँ फिर से बहाल हुई। ज़ाहिर फ़ारूक खान का भी ये कहना था कि चूँकि दुनिया भर से लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो इतने लंबे टाइम के लिए इसको बंद नहीं रखा जा सकता। फिर फायर ब्रिगेड की कोशिशें कामयाब साबित हुई और उसके बाद जब ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई तो हमने देखा कि 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा आज भी इस अफसोसनाक वाक़े के बावजूद भी सामने आया। तो उससे पता चलता है कि मार्केट इस वक्त कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ की जानिब गामज़न है। अब मार्केट है, लेकिन जो पाकिस्तान की इस वक्त ओवरऑल इकॉनमी है अब वो कितना ऊपर जा रही है और क्या एक बार फिर पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। इस वक्त टैक्सेस की भरमार आवाम पर कर दी गई है और इसका सबब यह है कि ये पाकिस्तान जो IMF के 24वें प्रोग्राम में जा रहा है ये आखिरी साबित हो। लेकिन अभी भी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कह रहे हैं कि अगर टैक्सेस की शरह को मज़ीद नहीं बढ़ाया जाता, टैक्सेस की कलेक्शन मज़ीद नहीं बढ़ती तो फिर पाकिस्तान को एक बार फिर यानी इस प्रोग्राम के बाद भी IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ सकता है और ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। अब इस बात का क्या मतलब है, हुकूमत की इस वक्त क्या तैयारी है, हुकूमत की जो सिमत है वो कितनी दुरुस्त है, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद नईम कुरैशी साहब माहिर माशियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। वज़ीर ख़जाना अभी से ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम होगा IMF का ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, अगले प्रोग्राम के लिए आप फिर तैयारी पकड़ लें। इसका मतलब अभी 3, 4, 5 साल ऐसे हैं जिसमें आवाम पर ये टैक्सेस का बोझ मुस्तकिल बढ़ता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। आज देखिए, मैंने पहले भी कई मरतबा आपके प्रोग्राम में ये बात कही है कि सिर्फ वादे हैं और दावे हैं। ये बात कब तय हुई थी? वज़ीर ख़जाना को ये बात बतानी चाहिए हमें कि ये बात तय कब हुई थी कि ये आखिरी प्रोग्राम है IMF का। हकीकत ये कि ये 24वां प्रोग्राम है और हर प्रोग्राम के बारे में यही कहा जाता है कि ये आखिरी है। मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं जी हमने 2013 में जो है खुदा हाफिज कह दिया था, 2017 में खुदा हाफिज कह दिया था, अगर हमारी हुकूमत न जाती तो हमें IMF के पास जाना नहीं पड़ता। लेकिन मईशत न एक दिन में दुरुस्त होती है और ना एक दिन में खराब होती है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि जिस वक्त FBR का 13,000 का ये टारगेट रख रहे थे उसी वक्त हमने कहा था कि 3,700 जो है वो 3,700 अरब रुपया जो है एक साल में FBR इंक्रीज नहीं कर सकता, जबकि आपकी पॉलिसी यह है कि आप इंपोर्ट को कर्टेल करेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। तो इस लिहाज से हमें कहीं पर भी ऐसी सूरत हाल मईशत की नज़र नहीं आती। जिन शोबों से टैक्स लेना था वो उन शोबों से टैक्स लेने में नाकाम होने के बाद सिर्फ मैंने ये भी अर्ज किया था कि बिजली के बिलों को इन्होंने वाहिद जरिया बनाया हुआ है कि आवाम से पैसे लें, ये वही कर रहा है और इसके अलावा इनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं है कि ये पाकिस्तान के अवाम को पीस के रख दे। जिस इशराफिया से ये दावा कर रहे थे कि हम सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छूट वापस लेंगे, उसी इशराफिया को इनकम टैक्स की छूट दे दी है इन्होंने। आपको याद होगा कि बजट से एक दिन पहले वज़ीर ख़जाना ने ये दावा किया था कि वो तमाम छूट जो है सेल टैक्स की और इनकम टैक्स की ऐसे लोगों से वापस लेंगे, ऐसे इदारों से वापस लेंगे जो इशराफिया का हिस्सा है। लेकिन अमलन हमने देखा, आपको याद होगा मैंने आपके प्रोग्राम में ये इतला दी थी, ये बहुत अहम इतला थी कि बैंक्स जो है 15% इनकम टैक्स खत्म कराने की लॉबी कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ये आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था। जी बिल्कुल, उस दिन आप कराची स्टूडियोज में साथ ही मौजूद थे। और अब नईम साहब, जब भी हुकूमत से इस बारे में सवाल किया जाता है कि ये टैक्सेस आपने इसका रेट तो बढ़ा दिया, आपने नेट को नहीं बढ़ाया,
तो वहाँ से बार बार ये होता है कि कलेक्शन तो हमें करनी है, जो हमने टारगेट रखा है उसको अचीव तो करना है, चूंकि IMF का प्रेशर है। तो IMF का प्रेशर क्या ये नहीं है कि जो सब्सिडीज़ आप दे रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स को आप उसको ख़त्म करें, जो सेक्टर्स टैक्स नेट से बाहर हैं उनको आप टैक्स नेट में लेकर आएँ? बिल्कुल यही बात है। देखिए, एक तो वो बैंकों का 15% इनकम टैक्स जिसकी लॉबी कर रहे थे वो खत्म हो गया। दूसरी बात ये है कि इस बात में इतराज नहीं है कि आपकी जो हमारा टैक्स टू जीडीपी है वो बेशक ये 13% बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। हमारा होना चाहिए 15-16, हमारा होना चाहिए, इन्होंने 13% का टारगेट रखा है टैक्स टू जीडीपी। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा आप किससे वसूल करेंगे? आप देख लीजिए, ना रियल एस्टेट से ये पैसा ले रहे हैं, ना ये एग्रीकल्चर साइड से ले रहे हैं, ना इन्होंने बैंकों से कोई ज्यादा चीज ली है, उनका इनकम टैक्स माफ कर दिया। आप देख लें कि किन लोगों का, मतलब ये है कि जो आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, जो लोग हैं, उनके इनकम टैक्स जो है प्रॉपर्टी से पे वो भी खत्म हो गए। ब्यूरोक्रेट्स के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस हुकूमत की जो है दो बुनियादें हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट और एक जो है ब्यूरोक्रेसी, और ये दोनों को जो है बेनिफिट दे रहे हैं। इसी बुनियाद पे ये सारी हुकूमत चला रहे हैं। और नईम साहब, ये जो किफ़ायत शारी की बात हम सुनते हैं, हुकूमत ये कह रही है, इंटेंशन अपनी दिखा रही है कि हम 5 वजारतों को बंद करने के मूड में, हम जो बाकी की तमाम वजारतें हैं उसमें हम कट डाउन करेंगे, वहाँ पर स्टाफ कम करेंगे, उनकी हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में कमी लाएंगे। लेकिन अभी तक क्या ये सब कुछ होता आपको नज़र आ रहा है? जब बजट में हमने देखा कि अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया और सारे वो तमाम इकदाम लिए गए जो इन दावों के बरक्स हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल देख लीजिए, आज सदर पाकिस्तान लाहौर तशरीफ ले गए हैं और उन्होंने अपने स्क्वाड के लिए 20 बम प्रूफ गाड़ियां मांग ली हैं जनाब। अच्छा, ये है हमारी किफायत शारी। 44 करोड़ की गाड़ियां जो हैं वो खरीदनी है सदारती कैंप के लिए, सदारती महल के लिए 44 करोड़ रुपए अलोकेट किया गया है। डॉक्टर आरिफ अलवी के जमाने में एक भी नई गाड़ी नहीं खरीदी गई थी और यहाँ 44 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं और 20-20 गाड़ियां बम प्रूफ गाड़ियां मांग रहे हैं लाहौर में। तो ये पैसा खर्च होगा इस पे आवाम का। तो ये कौन सी किफायत शारी है? मतलब यह है कि इतनी ढिठाई और बेशर्मी से आवाम का पैसा इतनी बेदर्दी से खर्च किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेसिडेंस का जो मामला है लाहौर में, उसमें भी जो है वो अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद किफायत शारी के जो दावे कर रहे हैं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। ये आप कौम की खिदमत कर रहे हैं। लोगों को आप बताएं अपने प्रोग्राम के जरिए कि किस तरह के दावे हैं और इनका अमल किस तरह का है। आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान के अवाम के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सफेद पोश लोगों को अपनी इज्जत बरकरार रखना इस वक्त मुश्किल हो गया है। लोग खुदकशियां कर रहे हैं। आज के अखबार में खुदकशियों की खबर है, आप देखिए। उसके बाद जब आप ये सवाल पूछें कि जनाब ये किफायत शारी की गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कैसी गुफ्तगू है, ये देखिए, मैं बार बार इस बात पे इसरार करता हूँ कि मईशत में जो है सियासत नहीं होनी चाहिए, दावे नहीं होने चाहिए, और आप जो है जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं करेंगे आपकी मईशत को सहारा नहीं मिलेगा। आप देखिए, 18 रुपये कमेटी बना दी है इसहाक डार साहब की क़यादत में जो इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे। आप 5 बिलियन जो है वो डॉलर जो है जी वो उसकी कोशिशें वो करेंगे। ये कमेटियां बरस से बनती चली आ रही है। यही इसहाक डार साहब हैं, कई बार वजीर खजाना रह चुके हैं। वही सारी कहानियां हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नईम साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर जाहिर है, और अगर ये अपने कॉल ऑफ फेल में इनके तजाद नहीं होगा या अपने दावों को पूरा करेंगे तो हम ही यहाँ पर बैठकर इनके इकदाम की तारीफ भी करेंगे। तो अब ये इस वक्त जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, या जो ये पेट्रोलियम और गैस की दरियाफ्त के लिए 5 अरब डॉलर की सरमाकारी आने वाली है, मुख्तलिफ जो ममालिक ने इस वक्त सरमाकारी की यकीन दहानियाँ कराई हैं, तो ये कब तक ये सब मुमकिन हो सकेगा और इन इन्वेस्टमेंट से ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या फ़ायदा होता आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो आप फरमा रहे हैं कि वादे किए गए हैं, आज की खबरें आप पढ़ लें, आप न्यूज़ में खबर पढ़ लें और आप दीगर अखबारात में खबर पढ़ लें, ये कोशिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि ये कोशिशें की जाएंगी कि 5 अरब डॉलर, इसको आप 10 अरब डॉलर भी कह लें, कोशिश करने में क्या है, 15 अरब डॉलर की कोशिश करके देख लें। ये कोशिश है, कोई वादे वईद नहीं है, कोई जो है वो
MOU नहीं है इस सिलसिले में, कोई चीज तहरीरी तौर पे मौजूद नहीं है, हत्ता कि MOU की शक्ल में भी कोई ऐसी $5 बिलियन की गारंटी नहीं है जनाब। ये सारे दावे हैं, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा, जिस वक्त मैं आपके स्टूडियो में था, आपको याद होगा वज़ीर आज़म चाइना में थे, जी। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये दौरा जो है, आप देख लीजिए कि जो टारगेट थे वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। मैंने उसमें कहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने ये सजेशन की है कि 1.1 बिलियन का कराची हैदराबाद का जो सेक्टर है वो आप बना ले, बिल्कुल सही। $6.7 अरब आपकी इकोनॉमी मुतामिल नहीं हो सकती। हम्म। और बाद में बिल्कुल वही हुआ, वही साबित हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट ने यही सजेशन दी थी कि कराची हैदराबाद का सेक्टर मुकम्मल करें 1.1 बिलियन में, बिल्कुल सही इससे नईम साहब, ज्यादा। अगर ये अपने दावों को नहीं मुकम्मल करेंगे तो फिर हम बार बार इनको दावे याद भी दिलाते रहेंगे, उन पर सवालात भी खड़े करते रहेंगे और आपको भी बार बार आने की और इस पर बात करने की ज़हमत देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब इस बजट के बाद कौन सी चीज़ कितनी महंगी हो चुकी है, एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, इस बारे में कुछ मजीद बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और बजट के बाद महंगाई का एक नया तूफान आ चुका है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी अब कई गुना इजाफा हो रहा है। और न सिर्फ पहले गोश्त लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हुआ, फिर सब्ज़ी और अब दालें भी इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हैं। फिर बजट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं वो कुछ इस तरह से उस पर नाफिज कर दिए गए हैं चीज़ों पर कि जो पुराना स्टॉक लोगों के पास मौजूद था वो नई कीमतों में बेचा जा रहा है। तो ज़रा इस तर्ज़ अमल पर भी और ये जो बढ़ती हुई कीमतें ये कहाँ तक जाएंगी और इस वक्त एक आम आदमी की हालत है क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब, प्रेसिडेंट हैं कराची होलसेल मार्केट के। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इस वक्त दाल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, इस वक्त ऑयल प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी हैं, बजट के बाद जो खासतौर पर ये महंगाई में कितना इजाफा देख रहे हैं? अब्दुल रऊफ़ साहब को आवाज़ आ रही है? अब्दुल रऊफ़ साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं और बड़ा ज़रूरी है इनसे जानना, चूँकि दालों की कीमत अच्छा खासा इजाफा हुआ है। चने की दाल की कीमत में अगर आप देखें तो एक हफ्ते के दौरान 69 रुपये 1 किलो इसकी कीमत बढ़ी है और ये 231 रुपये से बढ़कर अब ये 295 रुपये पहुँच चुकी है। जबकि मूंग की दाल में भी 60 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है और ये अब 330 रुपये फ़ी किलो में इस वक्त मार्केट में दस्तियाब है। फिर जो दाल माश की कीमत है उसमें 10 रुपये का इजाफा हुआ, चनों की कीमत में 60 रुपये का इजाफा हुआ है। ये एक किलो पर जब कीमतें इस तरह से बढ़ेंगी तो आप सोचें कि जो एक रोज़ कमाने या रोज़ खाने वाला एक गरीब शख्स है वो किस तरह से अपना गुजर बसर करेगा। फिर ये वो तमाम चीज़ें जो कि बुनियादी अशियाँ हैं जो कि रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए लोगों को चाहिए ही होती हैं। फिर इससे ऊपर जब आप चले जाएँ, जो पैकेट वाला दूध है उसकी कीमत में किस तरह से उस पर 18% जब GST नाफिज हुआ तो उस इनडायरेक्ट टैक्स की मद में 1 किलो के ऊपर उस पर 100 से ज़ायद रुपए का उसमें इजाफा हो चुका है और वो तो अब बिल्कुल एक मुतवस्सित तबके की रेंज से बिल्कुल आउट हो चुका है। अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ़ साहब, ये बजट के बाद अशियाए खुरनोश में कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है और क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखिए, बजट से पहले ही दालों में इजाफा हो चुका था। उससे 80% हमारी इंपोर्ट है और जाहिर सी बात है इंटरनेशनल बाजारें बढ़ गई हैं। अब बजट के बाद फिर इसमें सूरत चेंज आएगी, 10% इजाफा हो जाएगा। अब जहां आप एसेंशियल आइटम लेंगे, गंदम और आटा, जब उस पर टर्नओवर लगा दिया तो फिर किस चीज को छोड़ेंगे ये? क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो सबको चाहिए। अब आटा महंगा होता जा रहा है, ये भी सोचें आप, ताकि गंदम सस्ती है। दूसरी बात ये देखें कि आप ये जो टेक्निक की भरमार है, इसमें तो देखें बच्चों का मिल्क, दूध, जैसे आप फीड कराती हैं औरतें, उनके यहाँ फीड की प्रॉब्लम होती है, जाहिर सी बात है उनकी खुराक ही कोई नहीं है जी। जब बरिश आदमी की खुराक कोई नहीं है तो फिर आप ये सोचने की बात है कि वो डब्बे का दूध कभी कभी इस्तेमाल करते थे, उनके ऊपर सेल टैक्स और जो इजाफा किया गया है दूधों में, वो तो बेहद है। यानी अगर 800 का 250 ग्राम का मिलता था वो अभी तकरीबन 1200, और आप डेयरी मिल्क का वो लेंगे एवरीवन जी, और उसको देखें उसमें भी इजाफा नजर आ रहा है कि 270 का लीटर
आज 200-300 और 60 रुपए में बिक रहा है। अच्छा, तो अब्दुल रऊफ साहब, ये अब आप ये भी देखें कि ये जो इजाफा हुआ है तो 1 जुलाई के बाद हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट पुरानी लिखी है, स्टॉक पुराना है, और उस पर ये जो अज खुद इजाफा, वो चाहे रिटेलर्स हों, चाहे ये बड़े बड़े मार्ट के मालकान हों, जो इनकी जानिब से कर दिया गया कि ये एक दुरुस्त अमल है। मुझे हिसाब से ये दुरुस्त अमल नहीं था, ये गरीबों पे और लोड डाल दिया गया। ये कम से कम उसको देखते कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो तो देखना चाहिए ना। चेक एंड बैलेंस भी कोई नहीं है और देखने वाला भी कोई नहीं है। तो जब इसके ऊपर अमल दरामद कराने वाला ही नहीं है कोई, तो फिर क्या हाल होगा? गरीबों का नुकसान हाल तो कोई नहीं है ना, वो बिजली का बिल अफोर्ड कर पाता है, ना वो उसकी 18-18 घंटे लाइट जाती है। जब दुकानदार हजरात वो भी परेशान, और आप देखते हैं उनकी हालत ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है। लोग फैक्ट्रियां बंद करके फारिग कर रहे हैं, दुकानों पे 4 आदमी थे तो 2 आदमी कर दिए गए। बिल्कुल सही। जब ये आलम होगा तो ये जब तकलीफ आएगी, ये बिजली के बिल, FBR के, तो बहुत मुश्किल एक आदमी के लिए होती है। कि बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, प्रेसिडेंट कराची होलसेल ग्रोसरी, हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है हर आम आदमी इसलिए परेशान है चूंकि हुकूमत टैक्सेस की भरमार कर रही है, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको टैक्स नेट में लाने की बात होती है। रियल स्टेट सेक्टर पर कुछ टैक्सेस लगाए गए जिसको वो भारी और गैर माकूल कह रहे हैं, और उसके खिलाफ अदालत भी अब वो जाने का इरादा रखते हैं। तो क्यों अदालत जा रही है इस वक्त? रियल स्टेट मार्केट पूरी और आबाद के लोग इसको क्यों अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं? टैक्स है क्या और इस पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आसिफ सिमसिम साहब, चेयरमैन आबाद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो टैक्स आप लोगों पर लगा है, ये बुनियादी इस पर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? बहुत शुक्रिया भाई कि आपने इस हॉट इशू पे हमसे बात की, क्योंकि हमने अभी कल मीडिया को बताया था कि हम अदालत जाएंगे इसके खिलाफ। और अदालत जाने की वजह ये नहीं कि हम कोई टैक्स बचाना चाहते हैं या हम कोई नॉन टैक्स पेयर लोग हैं। बजट से पहले कुछ चैनल्स पे प्रोग्राम चल रहे थे जिसमें मुसलसल ये कहा जा रहा था कि इस सेक्टर को टैक्स करना है, और इससे एक परसेप्शन जो लोगों में पहुंचा, पाकिस्तान के लोगों में ये पहुंचा कि ये कोई नॉन टैक्स पेड सेक्टर है, और इसको इन्होंने अब तलाश कर लिया, और अब इसको जो टैक्स करेंगे तो इसके बाद पाकिस्तान का सारा कर्जा भी इनका उतर जाएगा। बात यह है कि बजट से पहले हम 39% टैक्स देते थे, और प्लस उस पर 10% सरचार्ज और फिर सुपर टैक्स हम देते थे, यानी ऑल टुगेदर 54% टैक्स बजट से पहले हम दे रहे थे। ये उन टैक्सेस के अलावा है जो 5-6% ट्रांसफर के वक्त जो है एडवांस के नाम पे या स्टैम्प ड्यूटीज के नाम पे सूबों के भी कुछ उसमें टैक्सेस हैं। ये उन अखराजात के अलावा हैं जो अप्रूवल्स पे जो हम अंडर टेबल पैसे लोगों के चले जाते हैं, जो ट्रांसफर और ये जो लीज वगैरह में अखराजात हो जाते हैं, ये उन सब चीजों के अलावा है, वो ऑलरेडी हम पे कर रहे थे। और ये पिछले 2 साल से इन्होंने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, और इन्होंने कहा कि जी जो प्लॉट जिसके पास है उस पर अब हम रेंटल इनकम एज्यूम करेंगे, और उसको भी FBR की वैल्यू के मुताबिक सालाना 1% उस खाली प्लॉट पे भी टैक्स देना पड़ेगा। उस सेविनी का नुकसान ये हुआ कि जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थी, देखिए हमारा जो माशरा है ना, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। यहाँ पे अगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और मैं कुछ अर्निंग कर लेता हूँ, तो अपने बच्चों के नाम पे, बेटी के नाम पे, माँ के नाम पे, बीवी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में मैं बुक करता हूँ 4 साल 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे, तो वो इसलिए बुक करता हूँ कि एक सोशल सिक्योरिटी है मेरी, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि कल को अगर मैं इस काबिल ना रहूं कि मैं पैसे कमा सकता हूं, या मैं माजूर हो जाऊं, या मैं ना रहूं, तो कम से कम हमारे बच्चे या हमारी बच्चियां जो है उनको तालीम के लिए, शादी के लिए कुछ मुश्किलात कम हो जाएंगी इनकी इस हवाले से। तो ये आप कल्चर है हमारा। आप देखें नादरा में डेटा देखेंगे उन प्लॉटों का, तो वो उन खातून के नाम पे जिनके आगे लिखा हुआ है हाउस वाइफ। तो ये तो एक मैं आपको उसका बता रहा हूं कि पाकिस्तान में ये सिस्टम चलता कैसे है। तो उस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को जब आपने सेविनी लगाया तो वो लोग डर गए, और वो 2 साल हमारा मुश्किल तरीन 2 साल गुजरे। और इसी 2 साल में, और इससे पहले आपने देखा कि अगर हमारा सेक्टर इतना आइडियल होता, तो ये जो दुबई लीक्स आपको बरामद हुई $11 अरब की, तो वो दुबई लीक्स नहीं मिलती। और हमने कई चैनल पे कहा कि पिछले 2 साल में 60% हमारा इन्वेस्टर चला गया। हम इस वक्त जो बजट से पहले हम 20% पे काम कर रहे थे। तो एक सवाल हमारा भी बनता है ना कि अगर हम बहुत ज्यादा आइडियल थे, हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा आइडियल था, तो ये काम क्यों बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट हमारी क्यों चली गई। दूसरी बात कि जब हम अपनी बात करते हैं
तो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को अल्लाह ताला ने इस पर ये एहसान किया है कि ये मिलियंस ऑफ जॉब की प्रोटेक्टर है। यानी हमारे सेक्टर में जो 72 अलाइड इंडस्ट्री है उसमें मिलियंस ऑफ जॉब है। लेकिन आएगा कि ये अभी जिस टैक्स को अभी नाफिज किया गया है ये कुछ स्पेसिफिक खरीदो फरोख्त है, यानी कुछ ह्यूज अमाउंट की आप लोग खरीदो फरोख्त करेंगे उस पर होगा, या फिर ये आप लोग की इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स है? क्योंकि आप लोग की इंडस्ट्री पर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि आप लोग टैक्स नेट में नहीं है, आप लोग टैक्स नहीं देते हैं अपनी इनकम पर। मैंने आपको जो 54% टैक्सेस जो बताया ना जी, वो सारे के सारे इनकम टैक्स हैं। अच्छा, ठीक है। और अभी जो आज बजट के बाद की जो बात हो रही है ना, तो उस बजट के बाद एक और पोस्ट बजट, यानी एक तो बजट अनाउंस किया गया, उसके बाद कौमी असेंबली में जब उसको पास कराने के लिए बात की गई तो उसमें फिर ये बता दिया गया कि अब मेरी तमाम रसीद, यानी जो मैंने इन्वेस्टमेंट की, जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा बिल्डिंग बनाने के लिए, जो मार्केटिंग वालों को पैसे दिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट दी, और जो भी हमने अखराजात किए, उन तमाम को अब ये तमाम ग्रॉस रिसिप्ट को ये कहते हैं कि 15% उसको हम आपका प्रॉफिट समझते हैं। अच्छा। क्या दुनिया में कोई कानून या इंसाफ है ऐसा कि जिसमें ये कहा जाए कि हम खुद से अज्यूम करेंगे कि आपका कितना प्रॉफिट हो गया? भाई इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि इनकम पे टैक्स है। आपने अपनी मर्जी से इनकम अज्यूम की, क्या कारोबार इसका मतलब दुनिया में है ही नहीं कि जिसमें कभी लॉस होता हो? ठीक है। या तो आसिफ साहब ये बताएगा कि जो छोटी कंस्ट्रक्शन है वो इससे कितनी महंगी हो जाएगी? यानी अगर किसी को एक 60 गज का घर खरीदना है, कोई 80 गज की कंस्ट्रक्शन वो लेना चाहता है, या 120 गज का कोई घर या पोर्शन खरीदना है, तो ये उस पर कितनी कीमत बढ़ जाएगी इस टैक्स के नाफिज होने के बाद? चूंकि ज़ाहिर है ये आप लोग आवाम पर ही कन्वर्ट करेंगे। 33% इजाफा हो जाएगा। मैं आपको एक बड़ी मोहतात अंदाजा बता रहा हूँ। अच्छा। एक बात। दूसरी बात, मेरी एक बात रह गई थी। मैं ये कह रहा था कि हम जो मिलियंस ऑफ जॉब के अल्लाह ने हमें प्रोटेक्टर बनाया, मैं आपको स्ट्रेंथ बताता हूँ और होने क्या जा रहा है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1000 गज पे अगर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं अकॉर्डिंग टू बायलॉज एसबीसीए के, तो हम 800 मिलियन का लोकल इंडस्ट्री से ड्यूटी पेड गुड्स खरीद के कंज्यूम कर जाते हैं, उसको पास ऑन नहीं करते, कंज्यूम कर जाते हैं। आप सोचें कि पूरे मुल्क में जब ये प्रोजेक्ट चलते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अब जो ये टैक्स जो हमने कहा 20% पे हम काम कर रहे हैं, तो हम जो समझ रहे हैं, देखें हम भी पाकिस्तानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी अगर आज मुझसे बात करने की चाहा तो आप भी अगर समझते होंगे कि इसमें कोई ऐसी बात है कि जिसको हम आगे हाईलाइट करें तो अच्छा हो जाए, आपने भी एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचा होगा। देखें, अगर लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो आपको जो ड्यूटी पेड गुड्स जो हमने कंज्यूम की वो रुक जाएंगी। अगर लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो फिर जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, वो आपके सामने एक तूफान खड़ा होगा। हमारा सेक्टर, जो हमारे सेक्टर में स्किल नॉन स्किल लेबर, मैं इन सिंपल कह दूं कि मैं पाइप खरीदूंगा ही नहीं, पाइप में लगाऊंगा ही नहीं, तो पाइप बनेगा नहीं। जब पाइप बनेगा नहीं तो फिर उसने क्या एक्टिविटी करनी, रोजगार क्या चलना, उसने टैक्स क्या देना, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट जो कस्टम है उसने क्या पेड करनी। तो हमें ये नजर आ रहा है कि इस आज मैं बता देता हूं, पोस्ट बजट उन्होंने जो 54 मैंने बताया, अब ये 61% से भी ज्यादा हो गया। तो आसिफ ये बताइएगा कि अब ये अदालत जाने से पहले गवर्नमेंट को आप लोगों ने अप्रोच किया, कोई सेटिंग वगैरह उनके साथ हुई, कोई बातचीत हुई, वो नहीं माने आप लोगों की डिमांड्स, तो फिर आपने अदालत जाने का फैसला किया, या अभी तक कोई सेटिंग इस तरह की कोई हुई नहीं है? हमने आप यकीन करें, हम आपको रिकॉर्डिंग्स दे सकते हैं, हमने तमाम बड़े चैनल्स पे भी, छोटे चैनल्स पे भी, तमाम प्रिंट मीडिया पे भी हमने बड़ी कोशिश की कि वो हमसे बात करें। आप यकीन करें कि हमने उनको लिखा भी, हमारे पास कई बार हमने उनको लिखा, मिलने के लिए लिखा। जब वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुई तो हमने आखिरी हर बार ये किया कि तजावीज़ लिख के भेज दी कि चलें आप कुछ ना करें, हमारी तजावीज़ शामिल कर लें। लेकिन आप यकीन करें कि किसी ने कोई पलट के ना जवाब दिया, ना हमसे बात की। इवन वजीर आजम साहब कराची भी आए, लेकिन वो औरंगी टाउन की वो जो है हमारे नॉर्थ कराची की गलियों में जो एसोसिएशन बनी हुई है उनके तो लोगों से मिले, लेकिन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो खरबों रुपए की इंडस्ट्री है, जो हम कहते हैं कि 40% आपका फॉरेन एक्सचेंज हमारे सेक्टर में आता है जी, आप उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। वजह हमें नहीं पता क्या हो सकती है, या वजह ये हो सकती है कि हमारे नाम पे, क्योंकि यहाँ तो अब एक तरीका बनता जा रहा है कि
हमारी कोई नुमाइंदगी करे हमारे नाम पे और आपके साथ मिलके कोई तजावीज बना ले, तो इसका मैं समझता हूं कि हमारे पास कोई हल नहीं है। और एसोसिएशन कहती रही, लेकिन आप, हमें लगता है कि आपसे जो मिले या जिनसे आपने मुशावरत की, उन्होंने हमारे नाम पे आपसे कोई बात की, तो वो भी आप हमें बताएं। या अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि स्टेक होल्डर को बिठाए बगैर, हमसे पूछे बगैर, हमने तो बहुत आसान बात की कि आप हमसे मिलते, हम आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए हम तजावीज देते, आप हमसे मिलते, हम आपका टैक्स बढ़ाने के लिए तजावीज देते। अभी आपने खुद ही कहा मुझे कि हुकूमत कहती है कि आप इनकम टैक्स नहीं देते। अब आप मुझे बताएं कि 62, 63, 61% इनकम टैक्स और 3% एक्साइज ड्यूटी, इसके अलावा वो ट्रांसफर के एक्सपेंस, स्टैंप ड्यूटीज वो अलग हैं। क्या इतनी हेवी टैक्सेस में कोई भी इंडस्ट्री दुनिया में चल सकती है? आप सोचें कि जब आप हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट डरपोक है। इन्वेस्टर हमारा जा चुका है 60%, और ये बचा कुचा है वो भी चले जाएगा। इसका एंड क्या होगा? इसका एंड ये होगा कि हमारे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा, आपके जो टैक्स के अहदाफ हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि टैक्स तो जब मिलेगा ना जब एक्टिविटी होगी। जब एक्टिविटी 10% भी नहीं रहेगी तो आप कौन सा टारगेट हासिल करेंगे? तो आपको भी मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूं कि अरबाब इख्तियार से अपील करता हूं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी, अगर हमारी सेक्टर नहीं चलेगा, कई मुल्कों की इकोनॉमी। अब देखते हैं कि क्या इस बारे में पेशरफ्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सिमसिम साहब, चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।